हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओआर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं द हिंदू एडिटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में हम इसमें कवर करते हैं। ये वीडियो रोज सुबह 7 बजे तक अपलोड कर दी जाती है। अगर कोई एक्सट्रीम कंडीशन नहीं बनती है तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसका नाम है ओआर स्टडी पॉइंट। उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। आज 28 अगस्त, आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट डिस्कशन। सिडनी में ओएस इंडेक्स 23 के 5वें संस्करण का आयोजन किया गया। ये क्या है? तो ये एक प्रकार का समुद्री सैन्य अभ्यास है। किसके बीच? तो इंडिया के बीच और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ये कब से कब तक आयोजित किया गया था? तो 22 से 25 अगस्त 2023 को आयोजित किया गया था। ये 5वां संस्करण था। और इसमें कौन कौन शामिल हुए थे? तो इसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल हुए थे। ये एक प्रकार का द्विवार्षिक रूप से होने वाला समुद्री सैन्य अभ्यास है, यानी प्रत्येक वर्ष नहीं होता है, प्रत्येक दूसरे वर्ष पे होता है। तो ये ध्यान रखेंगे। यहाँ पे इंडिया की तरफ से कौन कौन से जहाज ने भाग लिया था? तो आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता ने भाग लिया था। जबकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से किसने भाग लिया था? तो एचएमएएस चार्ल्स और एचएमएएस ब्रिस्बेन, इन्होंने भाग लिया था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। जहाजों और उनके अभिन्न हेलीकॉप्टरों के अलावा इस अभ्यास में लड़ाकू विमानों और समुद्री गश्ती विमानों की भी भागीदारी रही। यहाँ पे बात की जा रही है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 के बारे में। तो ये कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? आयोजित किया जा रहा है मिस्र में। मिस्र में भी कहाँ? तो मिस्र के काहिरा में। काहिरा क्या? तो मिस्र की राजधानी है। मिस्र के काहिरा पश्चिम एयरबेस में 27 अगस्त से 16 सितंबर 2023 तक आयोजित होने वाले द्विवार्षिक बहुपक्षीय त्रिसेवा एक्सरसाइज, इसका नाम है ब्राइट स्टार 23। यहाँ पे ये भी द्विवार्षिक है, यानी प्रत्येक दूसरे वर्ष होती है, हालांकि प्रत्येक वर्ष होती है। 23 में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी ने आज प्रस्थान किया। भारतीय वायुसेना इस एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 आयोजन में पहली बार भाग ले रही है। तो जब भी पहला पहले आ जाता है वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे हमारी इंडियन एयरफोर्स इस एक्सरसाइज में पहली बार भाग ले रही है और ये तीनों सेनाओं का एक संयुक्त अभ्यास होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि त्रिसेवा एक्सरसाइज होती है, यानी इसमें तीनों सेनाएं भाग लेती हैं। 2023 में इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो मिस्र के काहिरा में किया जा रहा है। ये ध्यान में रखेंगे। इस आर्टिकल में बात की जा रही है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री 28 अगस्त 2023 को क्या करेंगे? तो गांधीनगर गुजरात में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा देश है इसको टोटल 6 क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है, जिसमें पहले उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, उसके अलावा आप देख सकते हैं पश्चिमी, यहाँ पे दक्षिणी, उसके अलावा यहाँ पे पूर्वी और ये मध्य, और यहाँ पे पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। शुरू में टोटल 5 क्षेत्रीय परिषद बने थे। यहाँ पे पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद को बाद में जोड़ा गया है। अब पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य शामिल? तो गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, दादर और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव, ये केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। यानी इसमें कौन कौन से राज्य हो गए? तो गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, ये राज्य हो गए। उसके अलावा दादरा और नगर हवेली तथा दमन एंड दीव, ये केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो इसमें हो गया हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, ये सब राज्य। उसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख इसमें शामिल है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में इतने हैं। उसके अलावा अगर पश्चिम का मैंने बता ही दिया, मध्य का देखें तो मध्य क्षेत्रीय परिषद में छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये राज्य शामिल हैं। उसके अलावा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में अगर आप देखेंगे तो इसमें आते हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो इसमें है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, और उसके अलावा आप देखें तो इसमें पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि चाहे जो भी क्षेत्रीय परिषद होगी उसके अध्यक्ष हमेशा कौन होंगे? तो होम मिनिस्टर, गृह मंत्री हमेशा इसके अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष कौन होंगे? तो उपाध्यक्ष जो सदस्य राज्य हैं उसमें से प्रत्येक वर्ष रोटेटेड क्रम में कौन होंगे? तो ये जो राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं वो उपाध्यक्ष के पद पर रहते हैं। जैसे मान लीजिए उत्तरी क्षेत्रीय परिषद है तो इसमें राज्य जैसे मान लीजिए हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है, तो इसी तरीके से एक साल कौन रहेगा? हरियाणा रहेगा। एक साल कौन रहेगा? तो हिमाचल प्रदेश। एक साल कौन रहेगा? तो ये पंजाब। इसी तरीके से इस तरीके से यहाँ पे उपाध्यक्ष जो है रोटेटेड क्रम में, चक्रीय क्रम में प्रत्येक वर्ष एक राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। और अध्यक्ष हमेशा कौन रहेंगे? अध्यक्ष हमेशा होम मिनिस्टर या केंद्रीय गृह मंत्री ही रहेंगे। और सदस्य में अगर आप देखेंगे तो सदस्य में होते हैं मुख्यमंत्री। उसके अलावा जो इनके राज्यपाल के द्वारा दो अन्य मंत्रियों के नाम बताए जाते हैं कि ये मंत्री भी सदस्य होंगे। तो मुख्यमंत्री, सीएम प्लस दो अन्य मिनिस्टर होते हैं। उसके अलावा अगर केंद्र शासित प्रदेश से देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रशासक होते हैं उसके अलावा दो अन्य लोग भी यहाँ से नामित किए जाते हैं। तो ये टोटल मिलाकर ये लोग सदस्य होते हैं। यहाँ पर हम जान लेते हैं क्षेत्रीय परिषदों के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। जैसे देखेंगे क्षेत्रीय परिषदें जो है वो वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका क्या मतलब होता है? वैधानिक निकाय का मतलब ये होता है कि जिसको कानून बना करके स्थापना की गई उसको वैधानिक निकाय कहा जाता है। और जिसके बारे में संविधान में लिखा गया हो उसको संवैधानिक निकाय कहते हैं। जैसे आर्टिकल 280 के तहत क्या है? तो वित्त आयोग है, जैसे चुनाव आयोग है। तो ये सब कैसे हैं? तो ये संवैधानिक निकाय है। और वैधानिक निकाय का क्या मतलब होता है? लीगल
बॉडी का मतलब ये होता है, स्टैच्यूटरी बॉडी का मतलब ये होता है जिसको कानून के द्वारा स्थापना की गई है, उसको वैधानिक निकाय कहा जाता है। तो एक प्रकार की वैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय नहीं, इसको ध्यान में रखेंगे। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 से 22 के तहत वर्ष 1957 में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि टोटल पहले 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। कौन सा अधिनियम के तहत? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 15 से 22 के तहत। केंद्रीय गृह मंत्री इन 5 क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं, जबकि संबंधित क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक या उपराज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। राज्यपाल द्वारा प्रत्येक राज्य से 2 और मंत्रियों को परिषद के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद ने मुख्य सचिवों के स्तर पर एक अस्थायी समिति का भी गठन किया हुआ है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा संसद के एक अलग अधिनियम वर्ष 1971 के उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम द्वारा एक उत्तर पूर्वी परिषद बनाई गई थी। तो उत्तर पूर्वी परिषद में वही सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, इनको मिला करके उत्तर पूर्वी या पूर्वोत्तर परिषद जो बनाई गई है, वो कब बनाई गई? तो 1971 में बनाई गई, जबकि ये सारी अन्य 5 क्षेत्रीय परिषदें कब बनाई गई थी? तो 1957 में बनाई गई थी, ये ध्यान में रखेंगे। इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं B20 के बारे में। जैसे G20 है उसी तरीके से B20। G20 का क्या नाम है? G20 का नाम है ग्रुप ऑफ 20, लेकिन B20 का क्या नाम है? बिजनेस 20। तो यहाँ पे बात की जा रही है प्रधानमंत्री 27 अगस्त को B20 इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी B20 इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 को संबोधित करेंगे। B20 इंडिया शिखर सम्मेलन दुनिया भर के नीति निर्माताओं, पॉलिसी मेकर, उसके अलावा प्रमुख उद्योगपतियों और विशेषज्ञों को B20 इंडिया के आधिकारिक वक्तव्य के बारे में विचार विमर्श और चर्चा करने के लिए एक साथ लाया है। यानी यहाँ पे बात की जा रही है कि जो बिजनेस है उसके बारे में बात करने के लिए जो भी नीति निर्माता है, उसके अलावा जो प्रमुख उद्योगपति हैं, जो लोग अपने फील्ड में बहुत सक्सेस हैं, उन सबको एक ही मंच पे लाएगा B20 सम्मेलन। B20 इंडिया के आधिकारिक वक्तव्य में 54 सिफारिशें और 172 नीतिगत कार्रवाइयां शामिल हैं, जिन्हें G20 को सौंपा जाएगा। ये जो B20 है, G20 का ही घटक निकाय है, तो इस वजह से क्या होगा, इसमें जो 54 सिफारिशें की गई हैं, उसके अलावा 172 नीतिगत कार्रवाई की गई, इनको क्या किया जाएगा? तो G20 को सौंपा जाएगा, ताकि वैश्विक स्तर पर व्यापार को अच्छे से लेके चला जा सके। अब हम जानते हैं बिजनेस 20 या B20 के बारे में। तो वैश्विक व्यापार समुदाय के साथ संवाद के लिए G20 का एक आधिकारिक मंच है ये। इसका स्थापना कब की गई थी? तो 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। B20 G20 के सबसे प्रमुख सहभागिता समूहों में से एक है, जिसके प्रतिभागियों में कंपनियां और व्यापारिक संगठन शामिल हैं। यानी इसमें कौन कौन शामिल है? तो कंपनियों के उसके अलावा व्यापारिक संगठन इसमें शामिल है। और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि G20 का ही एक आधिकारिक मंच है ये। किसके लिए? तो बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए। B20 यहाँ पे आप नाम से भी देख सकते हैं कि B20 यानी कि बिजनेस 20। स्थापना कब की गई? तो 2010 में इसकी स्थापना की गई। B20 आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए ठोस कार्रवाई करने योग्य नीतिगत सिफारिशें प्रदान करने की दिशा में कार्य करता है। इस 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 25 से 27 अगस्त तक किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन की थीम RAISE, यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से RAISE, यानी इसका क्या मतलब होता है? रेस। इसको आप एक एक वर्ड को देखेंगे तो इसका मतलब होगा जिम्मेदार, यानी कि रिस्पॉन्सिबल। उसके अलावा त्वरित, उसके अलावा अभिनव, दीर्घकालीन और न्याय संगत व्यवसाय है। B20 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडिया के न्यू दिल्ली में किया गया। चीज ध्यान में रखने वाली है। इस आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल के रघुनाथपुर में 1320 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है। किसके द्वारा? तो यहाँ पे दामोदर वैली कारपोरेशन के द्वारा की जा रही है। लेकिन इसके लिए ऋण कौन दे रहा है? इसके लिए ऋण दे रहा है REC। अब REC के इसका पूरा नाम है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड। इसको हिंदी में कहेंगे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड। विद्युत मंत्रालय के अधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के महारत्न उद्यम REC लिमिटेड ने दामोदर वैली के साथ एक समझौता किया है। इसके तहत पश्चिम बंगाल के रघुनाथपुर में 1320 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना 2 × 660, यानी प्रत्येक कितने की होगी? तो 660 मेगावाट की होगी। स्थापित करने के लिए REC DVC को 4,527.68 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगा। अब हम जानते हैं ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड या REC के बारे में। इसकी स्थापना कब की गई? तो 25 जुलाई 1969 को इसकी स्थापना की गई। ये क्या होता है? एक प्रकार की NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसको हिंदी में कहेंगे गैर बैंकिंग वित्त कंपनी, जो पूरे भारत में क्या करती है? तो ऊर्जा क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। यह राज्य बिजली बोर्डों, राज्य सरकारों, केंद्रीय राज्य बिजली उपयोगिताओं, स्वतंत्र बिजली उत्पादकों, ग्रामीण विद्युत सहकारी समितियों और निजी क्षेत्र की जन उपयोगी सेवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यानी विद्युत क्षेत्र से जुड़ा ऋण ये प्रोवाइड करवाती है, चाहे वो यहाँ पे सरकारी काम हो चाहे वो निजी काम हो। REC की फंडिंग से भारत में हर चौथा बल्ब रोशन होता है। यानी आप देख सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर काम करती है कि इंडिया में जितने भी बल्ब जल रहे हैं, अगर उसका एक आंकड़ा लगाया जाए तो हर चौथा बल्ब किसकी वजह से जल रहा है? REC की वजह से जल रहा है। यानी जो ये फंडिंग करती है, जो ये ऋण देती है, उसकी वजह से हर चौथा बल्ब जल रहा है भारत में। यानी ये बहुत बड़े लेवल पर काम करती है भारत में विद्युत के क्षेत्र में।
इसकी व्यावसायिक गतिविधियों में संपूर्ण बिजली क्षेत्र मूल्य श्रृंखला में उत्पादन, पारेषण, वितरण और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण शामिल है। यानी ये क्या करती है, तो उत्पादन के लिए भी ऋण प्रोवाइड करवाती है आरईसी। उसके अलावा क्या होता है, तो पारेषण जो होता है यानी बिजली को इकट्ठा किया जाता है, उसके लिए भी ऋण प्रोवाइड करवाती है। उसके अलावा जो बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए पावर हाउस है, वहाँ से लेकर के हमारे घर तक जो आता है, तो उसके लिए भी ऋण प्रोवाइड करवाती है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके। डीवीसी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो देश के पूर्वी क्षेत्र की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए बिजली उत्पादन और ट्रांसमिशन में लगा हुआ है। डीवीसी क्या है, तो दामोदर वैली कारपोरेशन की बात की जा रही है। तो ये क्या है, यहाँ पे बात करें सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, किसके अंतर्गत आता है, तो ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस एडिटोरियल में बात की गई है हिमालय क्षेत्र के बारे में। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निर्माण गतिविधियों के नाम पर, आर्थिक विकास के नाम पर किस तरीके से हिमालय क्षेत्र को खराब किया जा रहा है। जो वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता है, जो वहाँ का पर्यावरण है, जो वहाँ की पारिस्थितिकी है, उसको यहाँ पे विकास के नाम पर, आर्थिक विकास के नाम पर क्या किया जा रहा है, तो दरकिनार किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया इस आर्टिकल में, 2016 में क्या हुआ था, हिमालय क्षेत्र में 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना नाम से एक परियोजना चलाई गई थी। किसके लिए, तो यहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी के लिए। और ये कुल लगभग 900 किलोमीटर की लंबी परियोजना थी, यानी 900 किलोमीटर लगभग क्या बनना था, तो रोड बनना था। लेकिन होता ये है कि शर्त ये, जो पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन होता है, वो 100 किलोमीटर से लंबी जो परियोजना होती है, उसी का पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 900 किलोमीटर की थी, तो इसका पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन होना चाहिए था, लेकिन इसका हुआ नहीं। क्यों? उसके पीछे वजह ये कि सरकार ने क्या किया कि जो 900 किलोमीटर का क्षेत्र है, इसको ऐसे बांट दिया कि यहाँ पे किसी जगह 80 किलोमीटर का क्षेत्र बनेगा, किसी जगह क्या होगा, तो यहाँ पे 70 किलोमीटर का रोड बनेगा, किसी जगह क्या होगा, तो 90 किलोमीटर का क्षेत्र बनेगा। यानी जो 900 किलोमीटर की परियोजना थी, उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट दिया। अब इससे हुआ ये कि ये पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन से बाहर हो गई, यानी इसका ये नहीं देखा गया कि इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस परियोजना के नाते हिमालय का पर्यावरण कितना खराब होगा, ये चीज़ ध्यान में ही नहीं रखी गई। उसका यहाँ पे मूल्यांकन ही नहीं किया गया। वही सारे एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। और आप देखेंगे कि वर्तमान समय में क्या हो रहा है, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उसके अलावा जम्मू कश्मीर हो गया, उसके अलावा आप देखें पश्चिमी घाट के भी कुछ क्षेत्र, यहाँ पे भूस्खलन बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। तो इस आर्टिकल से जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से वो इम्पोर्टेंट यही है कि भूस्खलन की गतिविधियाँ जो हो रही हैं, भूस्खलन की घटनाएँ हो रही हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? और यहाँ पे हिमालयन क्षेत्र में क्या वजह है, वेस्टर्न घाट में क्या वजह है और उससे कैसे बचा जाए, ये सारी चीज़ें हम इस आर्टिकल में जानने वाले हैं। देखिए, आर्थिक विकास बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन आर्थिक विकास के नाम पर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करना, ये भी तो ठीक नहीं है ना। तो यहाँ पे बात की जाती है कि पर्यावरण को और आर्थिक विकास को, दोनों को साथ-साथ लेकर के चलना चाहिए, यानी दोनों में बैलेंस बना करके चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, हम आर्थिक विकास के नाम पर वनों की कटाई करते जा रहे हैं। अब आप सोच के देखिए कि अगर हम यहाँ से जो हिमालय वाला क्षेत्र है, वहाँ से वनों की कटाई कर दें, इसके पर्यावरण को नुकसान पहुँचा दें, तो क्या होगा? यहाँ पे जो ग्लेशियर है वो पिघलना शुरू हो जाएँगे। अब जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो क्या होगा? पानी बनेगा और पानी जाएगा कहाँ पे? तो नदियों में आएगा। नदियों के बाद कहाँ पे जाएगा? तो ये महासागरों में जाएगा, समुद्रों में जाएगा। इससे क्या होगा? जो समुद्री सतह का स्तर है, वो ऊपर आएगा। अब उससे क्या होगा? तो जो यहाँ पे आइलैंड कंट्रियाँ हैं, उसके अलावा जो हमारे, जैसे आप देखेंगे अंडमान एंड निकोबार वाला क्षेत्र हो गया, लक्षद्वीप वाला क्षेत्र हो गया, तो इनके ऊपर तो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ना। तो इनके तो डूबने की संभावना है, ये तो उनका जीवन अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो इस तरीके से एक पॉइंट की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो यहाँ पे लेखक ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्यावरण को दरकिनार नहीं किया जाना चाहिए, आर्थिक विकास के नाम पे दोनों में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि जो भूस्खलन होता है, उसके पीछे की वजह क्या है? और यहाँ पे यूपीएससी में एक बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हिमालय क्षेत्र में होने वाले भूस्खलन के कारण क्या है? और यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है, वहाँ पे होने वाले भूस्खलन के क्या कारण है? तो हम इसके बारे में पूरा डिटेल्स में जानते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड हो रही है। लैंडस्लाइड के कुछ दृश्य दिखाए गए हैं, आपको कुछ चित्र दिखाए गए हैं। कई बार आपने वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया पर, जहाँ पे लैंडस्लाइड की वीडियो दिखाए गए हैं। कोई लोग जाते हैं कि टूरिस्ट हैं, जाते हैं एन्जॉय करने, पता चलता है कि वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई। हालाँकि भगवान ना करे कि किसी के साथ ऐसा हो। आप सोचिए, मतलब हमें यहाँ बैठे-बैठे ये लगता है कि यार चलो किसी एक आदमी की जान चली गई। हम तो ये सुनते हैं न्यूज़ में कि 10 आदमी की जान चली गई, 12 आदमी की जान चली गई। पर हम इस स्तर पर नहीं सोच पाते कि जो 10 आदमी की जान गई है, हो सकता है उसमें से कोई एक व्यक्ति ऐसा रहा हो, जिसके ऊपर पूरा घर डिपेंड रहा हो। जिसके पीछे 10 लोग डिपेंड रहे हों कि पूरी फैमिली, मम्मी-पापा हैं, वाइफ़ है, बच्चे हैं, जो पढ़ते हैं। अब सोच के देखिए, भगवान ना करे ऐसे किसी व्यक्ति की जान चली गई, तो उसके घर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मम्मी-पापा कहाँ जाएँगे? वो तो वृद्धावस्था में, उसके अलावा बच्चे, उनकी पढ़ाई कैसे होगी? फिर उनका फ्यूचर क्या होगा? आप खुद सोच के देखिए ना। और एपीजे अब्दुल कलाम सर कहते हैं ना कि किसी भी राष्ट्र के फ्यूचर उसके बच्चे ही हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि बच्चों में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप सोच के देखिए कि किसी ऐसे व्यक्ति की जान चली गई, जिसके ऊपर पूरा घर डिपेंड था, तो कितनी क्रिटिकल कंडीशन बन जाएगी। इस तरीके से आए दिन अभी हिमाचल प्रदेश में कई बार आप ये घटना देख चुके होंगे, न्यूज़ में सुन चुके होंगे, सोशल मीडिया पर, कि यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई, यहाँ पर बाढ़ आ गई। तो इस तरीके से बहुत सारी दिक्कतें निकल के आती हैं। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि लैंडस्लाइड या भूस्खलन किसको कहते हैं। तो भूस्खलन को चट्टान, मलबे या पृथ्वी के द्रव्यमान के ढलान से नीचे खिसकने के रूप में परिभाषित किया गया है। वे एक प्रकार की सामूहिक बर्बादी हैं।
जो गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के तहत मिट्टी और चट्टान के किसी भी नीचे की ओर गति को दर्शाती हैं। आप देखें जैसे ये पहाड़ी इलाका है, तो यहाँ पे ये ढलान है। अब यहाँ से क्या होता है, या तो चट्टान इस तरीके से ढलान से नीचे आती है, उसके बाद रोड वोड जाम हो जाता है और यहाँ पे अगर खाई हुई रहती है तो यहाँ पे पूरा जाके गिर जाता है। या फिर क्या होता है, मान लीजिए जो पृथ्वी है उसकी भूमि का एक बहुत बड़ा टुकड़ा हो, इस तरीके से कोई बड़ा सा टुकड़ा वो भी यहाँ से ढलान से नीचे गिर जाए। और ये किस कारण होता है, तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के कारण भी हो सकता है ये। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अगला पॉइंट है कि भूस्खलन 3 प्रमुख कारकों के कारण होता है। इसमें कौन-कौन से 3 प्रमुख कारक हैं? तो पहला है भूविज्ञान, दूसरा आकृति विज्ञान और तीसरा क्या है, तो मानव गतिविधि। भूविज्ञान क्या है, तो सामग्री की विशेषताओं को संदर्भित करता है। अब सामग्री से क्या मतलब है यहाँ पे, जैसे चट्टान हो गया, मलबा हो गया, तो इनकी विशेषताएँ क्या है? जैसे आप देखेंगे पृथ्वी या चट्टान कमजोर या खंडित हो सकती है। अब कुछ चट्टान होती है जो मजबूती से पकड़े रखते हैं, कुछ चट्टान होती है जो कमजोर हो चुके होते हैं, जिनका क्षरण हो चुका होता है, तो उनकी संभावना ज़्यादा रहती है भूस्खलित होने की। या विभिन्न परतों की ताकत और कठोरता अलग-अलग होती है। आकृति विज्ञान से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब है कि भूमि की संरचना, जैसे वे ढलान जो आग या सूखे के कारण अपनी वनस्पति खो देती हैं, भूस्खलन के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। क्योंकि यहाँ पे होता है कि जो वनस्पति होती हैं, जो पेड़-पौधे होते हैं, उनकी जड़ क्या करती है, तो मिट्टी को पकड़ के रखती है। अब जब यहाँ पे पेड़-पौधे नहीं, तो मिट्टी को पकड़ेगी कैसे? जब मिट्टी को पकड़ेगी नहीं, उनके अंदर ताकत ही नहीं है, कोई जड़ से जुड़ा ही नहीं, तो क्या होगा? वो धीरे-धीरे स्लाइड हो जाएगा, लैंडस्लाइड इसी को कहा जाएगा फिर। धीरे-धीरे नीचे खिसकते-खिसकते क्या हो जाएगा, फिर एक तरीके से बहुत बड़ा मलबा जो होगा, बहुत बड़ा भूमि का टुकड़ा नीचे आ जाएगा, इसी को तो लैंडस्लाइड कहा जाता है फिर। अगर मानवीय गतिविधियों में देखें तो कृषि हो गया, उसके अलावा निर्माण कार्य शामिल हो गया। जैसे आप देखें कई बार क्या होता है कि टूरिस्ट प्लेस बनाने के चक्कर में यहाँ पे पर्वतों पर निर्माण कर दिया जाता है, चाहे वो घर का हो गया, चाहे होटल का हो गया, और यहाँ पे निर्माण किया भी जाता है, तो जो सेफ्टी मानक होते हैं, जो सुरक्षा मानक होते हैं, उनको भी पूरी तरीके से ध्यान में नहीं रखा जाता है, बल्कि कई बार इसी तरीके से बस बना दिया गया ताकि क्या हो सके, जल्दी से जल्दी बन के तैयार हो जाए और पैसे आने शुरू हो जाएँ। तो यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस विकसित करने के चक्कर में कई बार क्या होता है, हम लोग सुरक्षा मानक को ध्यान नहीं देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ये भी समस्या निकल के आती है। मानव गतिविधियों में क्या-क्या होता है, कृषि निर्माण शामिल है इसमें। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि जो हिमालय क्षेत्र है वहाँ पे भूस्खलन के क्या कारण होते हैं, उसके अलावा जो पश्चिमी घाट है वहाँ पर भूस्खलन के क्या कारण हो सकते हैं। तो पहले देखते हैं हिमालय क्षेत्र में भूस्खलन के कारण। इसमें पहला है भूविज्ञान। हिमालय क्या, तो युवा नाजुक पहाड़ है जो अभी भी बढ़ रहे हैं, इसलिए प्राकृतिक भूस्खलन टेक्टोनिक गतिविधि के प्रति संवेदनशील है। प्लेट ऊपर की ओर बढ़ रही है जो अस्थिरता का कारण बनती है। इस पॉइंट में ये बताने की कोशिश की गई है, जो हिमालय क्षेत्र है, जो हिमालय पर्वत है, ये क्या है, तो ये नवीन वलित पर्वत है, ये युवा पर्वत है। इसका क्या मतलब, अभी भी इसका निर्माण हो रहा है, यानी अभी भी इसकी ऊँचाई बढ़ रही है। तभी ना आप देखें चाइना ने इसकी ऊँचाई नापी थी तो पॉइंट समथिंग बढ़ गया था। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि जो अभी हिमालय क्षेत्र है, इसकी ऊँचाई अभी भी और बढ़ रही है। निर्माण की प्रक्रिया में अभी युवा हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि टेक्टोनिक गतिविधियाँ हो रही हैं। अब जब टेक्टोनिक गतिविधियाँ हो रही है तो उसकी वजह से भी दिक्कतें हो रही हैं। टेक्टोनिक गतिविधियों का सीधा-सा मतलब ये समझिए, मान लीजिए पृथ्वी है, इसके अंदर जो प्लेटें चलती है इसमें गतिविधियाँ हो रही हैं, इसमें परिवर्तन हो रहा है, और जो भारतीय प्लेट है, तो ये अपने उत्तर दिशा में, अपने ऊपर की दिशा में खिसक रही है। इसकी वजह से क्या होता है, कई बार टकराती है भारतीय प्लेट, तो उसकी वजह से भी भूकंप और लैंडस्लाइड की घटनाएँ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो वही सारी बातें यहाँ पे की गई है। उसके अलावा अगर आकृति विज्ञान के तहत देखेंगे तो हिमालय में खड़े और तीव्र ढलान है, क्योंकि ये युवा पर्वत श्रेणी है, तो इसका क्षरण अभी हुआ नहीं है, तो इसकी जो ढलान है वो बहुत तीव्र है। यानी अगर एक बार कोई यहाँ बैठा तो सीधा नीचे आके ही टिकेगा। तो वही बात यहाँ पे किसके बारे में की जा रही है, चट्टानों के बारे में, मलबों के बारे में। तो उसको लेकर के यहाँ पे समझिए कि अगर ऐसे मान लीजिए एकदम तीव्र ढलान है, एकदम सीधा खड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, चट्टान रखें तो सीधा कहाँ आएगी, नीचे आएगी जमीन पे, तो वही तो होता है लैंडस्लाइड। उसके अलावा बात मानव जनित कारणों में देखेंगे तो झूम कृषि हो गई, उसके अलावा वनों की कटाई हो गई, ये सब शामिल है। जैसे आप देखेंगे झूम कृषि का क्या मतलब, मान लीजिए क्षेत्र है, यहाँ पे पेड़-पौधे हैं, तो पहले इसको जला दिया जाता है, फिर एक बार कृषि की जाती है, जब कृषि की उपज निकल जाती है, तो फिर ये क्षेत्र छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, जहाँ पे वन-वन हो, तो यहाँ पे भी क्या करते हैं, इसको भी जला देते हैं, फिर यहाँ पे कृषि करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, जो पेड़-पौधे हैं वो समाप्त हो जाते हैं, और पेड़-पौधों की जो जड़ें होती हैं, वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। इस वजह से मिट्टी इधर-उधर भागती नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे पेड़-पौधे नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, मिट्टी की जो बनावट है, जो संरचना है, वो ढीली पड़ जाएगी। जब ढीली पड़ जाएगी तो लैंडस्लाइड की संभावना अपने आप बढ़ जाएगी, तो वही बात यहाँ पे की जा रही है। अब हम देखते हैं कि पश्चिमी घाट में जो भूस्खलन होता है उसके पीछे के क्या कारण होते हैं। तो अगर भूविज्ञान के अंतर्गत देखेंगे, ये कार्य यहाँ बहुत कम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि पश्चिमी घाट जो है सबसे स्थिर भूभागों में से एक है। यानी पश्चिमी घाट जो भारत के सबसे स्थिर भूभागों में से एक माना जाता है। तो यहाँ पे जो भूविज्ञान है वो कम भूमिका निभाते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन ज़्यादा भूमिका निभाता है, तो ये मानव जनित कारण, जैसे भारी खनन गतिविधियाँ होती हैं। उसके अलावा बस्तियों के लिए वनों की कटाई की जाती है, और सड़क निर्माण के लिए कटाई की जाती है वनों की। उसके अलावा पवन चक्की परियोजनाओं के कारण क्या हो, तो पहाड़ों पर भारी दरारें आई हैं और संरचनाएँ ढीली हो गई हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पश्चिमी घाट में प्रमुख कारण कौन है, तो मानव जनित कारण है। जबकि हिमालयी क्षेत्र में आप देखें तो यहाँ पे तीनों कारण मिलकर के भूमिका निभाते हैं। और मानव कारक में भी अगर आप देखें पश्चिमी घाट में, तो क्या होगा, खनन गतिविधियाँ अधिक होती हैं। उसके पीछे वजह ये है कि जो पश्चिमी घाट है, इसका निर्माण जिन चट्टानों से हुआ, वहाँ पे खनिज बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसी वजह से आप देखेंगे ना कि किसी भी खनिज की बात होती है तो यहाँ पे आप देखिए कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सारे क्षेत्रों में ही अधिक पाए जाते हैं। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है, इसकी वजह से ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है पश्चिमी घाट में। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि लैंडस्लाइड या भूस्खलन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो बात की जा रही है भूस्खलन की संभावना वाले क्षेत्रों में
निर्माण और अन्य विकासात्मक गतिविधियों जैसे सड़कों और बांधों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। कृषि को घाटियों और मध्यम ढलान वाले क्षेत्रों तक सीमित कर सकते हैं। पानी के प्रवाह को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर वनीकरण कार्यक्रमों और बांधों के निर्माण को बढ़ावा दे सकते हैं। उसके अलावा पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों में सीढ़ीदार खेती को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जहां झूमिंग, इसको क्या कहते हैं, तो इसको स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है या शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में इनको रोका जाना चाहिए। उसके अलावा क्या बढ़ावा दिया जाना चाहिए, तो सीढ़ीदार जो खेत होते हैं उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, तो हम इसकी मैपिंग कर सकते हैं। जैसे आप देखेंगे भूकंप का मैपिंग किया गया है कि कौन-कौन से क्षेत्र ज़ोन 2 में आते हैं, ज़ोन 3 में आते हैं, ज़ोन 4 में आते हैं। तो इसी तरीके से बात की जा रही है कि जो यहाँ पे भूस्खलन वाला क्षेत्र है, उसको भी मैपिंग कर दी जाए कि कौन से क्षेत्र जो हैं अधिक संभावना वाले हैं, कौन से क्षेत्र कम संभावना वाले हैं। तो इससे हमें समझने में आसानी मिल जाएगी और फिर जब मैपिंग कर देंगे तो वहाँ पे निर्माण गतिविधियों के लिए मानक तय कर दी जाए कि अगर इस क्षेत्र में निर्माण किया जाता है तो कम से कम मिनिमम ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि वो अधिक अस्थायी हो सके, टिकाऊ हो सके और यहाँ पे लोगों की जान ना जाए अगर वैसी कोई कंडीशन बनती भी है तो। और यहाँ पे जो रोड है उसको भी ध्यान में रख के चलना चाहिए कि ऐसे क्षेत्रों में इतना दुर्गम रोड ना बनाया जाए कि पता चले लैंडस्लाइड हो तो लोगों की जान चली जाए। कम से कम वहाँ पे इधर-उधर भागने की या यहाँ से निकलने की संभावना भी तो रखी जाए। दोस्तों इस आर्टिकल में हम बात करेंगे रोहिंग्या शरणार्थी संकट के बारे में। अब ये रोहिंग्या क्या है? तो रोहिंग्या एक प्रकार का मुस्लिम समुदाय है जो कहाँ पे पाया जाता है? तो हमारे ही पड़ोसी देश म्यांमार में पाया जाता है। यहाँ पे मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जो रोहिंग्या है ये म्यांमार में रहते थे, लेकिन ये मुस्लिम समुदाय है और यहाँ पे वजह ये कि अल्पसंख्यक समुदाय है। तो जो म्यांमार की बहुसंख्यक समाज है, बहुसंख्यक संख्या, इन्होंने क्या किया, इसका उत्पीड़न किया रोहिंग्याओं का। अभी क्या हुआ, इनका कत्लेआम मचा दिया गया। बहुत बड़े लेवल पर क्या किया जाने लगा, तो रोहिंग्याओं का कत्ल किया जाने लगा, इनको जान से मारा जाने लगा, इनको देश से भगाया जाने लगा और इस काम में जो म्यांमार की सेना उसने भी साथ दिया लोगों का। म्यांमार की सेना ने खुद क्या किया, तो रोहिंग्या को मारना शुरू कर दिया। अब कोई भी होगा जान की जब बात आएगी तो क्या करेंगे? ये रोहिंग्या लोग क्या किए, तो आस-पास के क्षेत्रों में भागना शुरू किए। अब आस-पास के क्षेत्र कौन है? बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, तो इस तरीके के क्षेत्रों में ये लोग भागना शुरू कर दिए। तो कुछ लोग कहाँ पे आए? इंडिया में भी आए, ज़ाहिर-सी बात है कि आएँगे क्योंकि हम पड़ोसी हैं। और कुछ लोग बांग्लादेश में भी गए। हालाँकि बांग्लादेश ने क्या किया, तो यहाँ पे एक 4 पी आइलैंड करके आइलैंड था, द्वीप था, उस पे रहने की इनकी व्यवस्था कर दी, जिसके बारे में बाद में बातचीत भी की गई कि यहाँ पे ये तो डूबने वाला आइलैंड है, क्यों यहाँ पे बांग्लादेश ने ऐसा किया? हालाँकि बांग्लादेश को जो ठीक लगा उस टाइम उसने किया, बांग्लादेश की बात छोड़िए, हम अपने ऊपर देखते हैं। तो इंडिया में क्या हुआ, ये लोग अवैध प्रवासी के रूप में घुस गए क्योंकि इंडिया ने इनको मान्यता नहीं दी थी, किसके रूप में? तो प्रवासी के रूप में, ना ही शरणार्थी के रूप में। ये लोग क्या किए, तो अवैध प्रवासी के रूप में घुस गए। अब क्या हुआ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर कोई भी समुदाय हमारे देश में अवैध प्रवासी के रूप में घुसेगा, तो हम उनके ऊपर नज़र तो रखेंगे ही। तो इस वजह से इनको क्या किया गया, तो डिटेंशन कैंप में रखा गया। अब ये आर्टिकल चर्चा में इसी वजह से कि डिटेंशन कैंप में क्या हुआ, तो एक 5 महीने का बच्चा था, इसकी जान चली गई। किसकी वजह से, तो बात की जा रही है यहाँ पे जो टियर गैस छोड़ी गई थी, आँसू गैस छोड़ी गई थी, उसकी वजह से। 5 महीने के बच्चे की जान चली गई और उसका वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब जब सोशल मीडिया पे वायरल हो गया तो चर्चा का विषय बन गया। तो यही पूरा मुद्दा है। अब अगर वायरल नहीं हुआ तो कोई बात नहीं थी। ऐसे ना जाने कितने बच्चों की जान जाती होगी। ना सिर्फ़ हमारे देश में बल्कि बहुत सारे देश में। और अगर कोई शरणार्थी है तो फिर उनको समझ लीजिए इंसान के तरीके से ट्रीट ही नहीं किया जाता है। भगवान ना करे कि किसी के भी साथ ऐसी कंडीशन बने। आप इस मामले में हमारे देश को देख सकते हैं यार। चाहे अल्पसंख्यक समुदाय हो, चाहे बहुसंख्यक समुदाय हो, अगर कुछ घटनाओं को छोड़ दिया जाए, तो मैक्सिमम घटनाएँ ऐसी नहीं जहाँ पे किसी को भागने की ज़रूरत पड़ती हो। कुछ छुट-पुट घटना होती रहती है, अब इतना बड़ा समाज, इतने ज़्यादा लोग हैं तो थोड़ी बहुत घटनाएँ होंगी, हालाँकि मैं इनको सपोर्ट नहीं कर रहा। एक भी घटना नहीं होनी चाहिए और इसकी ज़िम्मेदारी हम सबकी होनी चाहिए। यहाँ पे गवर्नमेंट की या पुलिस की नहीं, हम सबकी भी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि जो समाज है उसमें हम हार्मोनी बना के रखें, समरसता बना के रखें। यहाँ पे एक भी घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए जो हिंदू-मुस्लिम कराए या सिख-ईसाई कराए, किसी भी धर्म को लेकर के टारगेट किया जाए या अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक कराए। ऐसी एक भी घटना नहीं होनी चाहिए और ये ज़िम्मेदारी पूरी तरीके से हमारी है। गवर्नमेंट तो यहाँ पे बाद में रोल प्ले करेगी, क्योंकि जो हमारा पड़ोसी है उसके हम जानते हैं, गवर्नमेंट नहीं जानती उसको। तो यहाँ पे हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उससे अच्छे से रहें। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि जो रोहिंग्या हैं, ज़रूरी नहीं कि सब के सब क्या हों, क्रिमिनल हों। और देखिए कोई भी हुआ, अगर एकदम सीधी-सी बात समझिए ना, कोई ए नाम का व्यक्ति है, अगर इसका पेट भर रहा है, इसको 50,000 रुपए महीने सैलरी मिल रही है, इसके पास एक कार है, एक घर है रहने के लिए, 2 बच्चे हैं, बीवी है, माँ-बाप है, सब सुकून से रह रहे हैं। तो आप सोचिए ना कि क्या कभी ये गलत काम में फँसेगा? कोई भी हुआ, यहाँ पे एक ही जगह पे किसी को भी आप रख के देख सकते हैं, चाहे वो मैं हो गया, चाहे आप खुद हो गए, आपका कोई दोस्त हो गया, मेरा कोई दोस्त हो गया, मेरे माँ-बाप हो गए, कोई भी यहाँ पे हो गया। मान लीजिए कोई भी ए नाम का व्यक्ति, तो अगर यहाँ पे इसको 50,000 रुपए सैलरी आप महीने दीजिए, कार भी है इसके पास, घर भी है, बंगला भी है, रहने के लिए परिवार भी है, यार दोस्त भी हैं, बच्चे भी हैं, तो क्या कभी ये गलत काम में फँसेगा? क्या कभी ये किसी का मर्डर करेगा? मर्डर आदमी 2 ही कंडीशन में करता है, तो लालच में या तो डर में। डर कैसा कि मेरी जान ना चली जाए, इस डर में करता है, या लालच कैसा कि मुझे पैसे मिल जाएँगे और कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो रोहिंग्या शरणार्थी हैं, कोई भी शरणार्थी, उनके साथ कंडीशन यही बनती है कि उनको थर्ड क्लास का दर्जा दिया जाता है। उसके बाद कंडीशन क्या बनती है, तो कंडीशन ये बनती है कि जो शरणार्थी होते हैं, अब उनके पास ना तो खाने की व्यवस्था होती है, ना तो रहने की व्यवस्था होती है, ना ही कोई और व्यवस्था होती है। तो जो बहुत सारे समाज के ऐसे तत्व होते हैं जो समाज को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, जो यहाँ पे देश की हार्मोनी बिगाड़ना चाहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इनका फ़ायदा उठाते हैं। इनके नाम से क्या करते हैं, दंगे करवाते हैं।
इनसे क्या करवाते हैं तो जुर्म करवाते हैं, मर्डर करवाते हैं, कत्ल करवाते हैं, इस तरीके की बहुत सारी घटनाएँ निकल के आते हैं। तो इस आर्टिकल में वही बताने की कोशिश की गई, ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे शरणार्थी जो हैं वो क्रिमिनल हों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा प्यारा देश, हमारी आन बान शान, हमारी जान, हमारा प्यारा भारत महान। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये है म्यांमार वाला क्षेत्र। तो हम यहाँ पे इस मैप में आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा, ये विश्व के परिप्रेक्ष्य में है, तो अब मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ कि कहाँ पे म्यांमार है। अब तो क्लियर हो गया होगा ना म्यांमार कहाँ पे है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं म्यांमार, पहले इसको क्या कहते थे, तो इसको बर्मा कहते थे। यहाँ पे भी अभी हाल ही में सैन्य तख्तापलट हुआ था, जो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार थी, उनको क्या किया गया, तो उनको जेल में डाल दिया गया था। अब इस मैप में ये दिखाने की कोशिश की गई कि जो रोहिंग्या शरणार्थी थे, जब यहाँ से निकले हैं म्यांमार से तो कहाँ-कहाँ पे गए? यहाँ पे आप देख सकते हैं थाईलैंड गए कुछ लोग, उसके अलावा श्रीलंका भी, उसके अलावा आप देख सकते हैं बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, इस तरीके से मणिपुर, मिज़ोरम, तो यहाँ पे जो रोहिंग्या लोग जो निकले हैं, वो किन-किन क्षेत्रों में गए हैं, इस मैप के थ्रू ये दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे रिफ्यूजीज़ की कुछ तस्वीरें लगाई मैंने, जो आप देख सकते हैं कि कैसे-कैसे कंडीशन बनती है। मतलब ना तो रहने का ठिकाना, ना तो खाने का ठिकाना, ना तो सोने का ठिकाना। ये नहीं पता होता कि अगले पल क्या हो जाएगा हमारे साथ, कब कौन बदतमीज़ी कर जाएगा और कभी भी ऐसी कंडीशन बनती है, चाहे वो युद्ध की बात हुई, बाढ़ आई या मतलब कोई भी आपदा आती है या कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन बनती है, तो सबसे ज़्यादा किसको झेलना पड़ता है? महिलाओं और बच्चों को। सबसे ज़्यादा उन्हीं के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर हम जानते हैं रोहिंग्या संकट के बारे में। तो रोहिंग्या लोगों ने म्यांमार में दशकों से हिंसा, भेदभाव और उत्पीड़न का सामना किया है। रोहिंग्या को आधिकारिक जातीय समूह के रूप में मान्यता नहीं दी गई है और वर्ष 1982 से ही उन्हें नागरिकता से वंचित कर दिया गया है। और दुनिया में सबसे बड़ी राज्यविहीन आबादी में से एक किसके, तो रोहिंग्या की है। म्यांमार में हिंसा के कारण रोहिंग्याओं ने 1990 के दशक की शुरुआत से पलायन शुरू कर दिया था, यानी मामला आज का नहीं है, कब से चला रहा है, तो 90 के दशक से ही चला रहा है, जब म्यांमार से रोहिंग्या लोग भागना शुरू कर दिए थे, क्योंकि उनके साथ क्या हो रहा था, तो उत्पीड़न हो रहा था, उनको मारा पीटा जा रहा था, उनका कत्लेआम किया जा रहा था, तो ये सारी कंडीशन बन रही थी। उनका सबसे बड़ा पलायन कब देखा गया, तो अगस्त 2017 में देखा गया, जब म्यांमार के रखाइन राज्य में हिंसा भड़क उठी, जिसके कारण 7,42,000 से अधिक लोग पड़ोसी देशों में शरण लेने तो मजबूर हुए, जिनमें अधिकांश महिलाएं व बच्चे थे। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि रोहिंग्या लोगों से संबंधित चुनौतियाँ कौन-कौन सी थी, उसमें पहला पॉइंट है पुनर्वास हेतु अस्वीकृत निकास अनुमतियाँ। यहाँ पे बात की जा रही है कि वे रोहिंग्या शरणार्थी जिन्होंने शरणार्थी स्थिति निर्धारण प्रक्रिया पूरी कर ली है और अन्य देशों में पुनर्वास के लिए अनुमोदन प्राप्त कर चुके हैं। भारत का रोहिंग्या शरणार्थी को निकास वीजा देने से इनकार करना एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बना हुआ है। अगला पॉइंट है लांछन और शरणार्थी विरोधी भावना। भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें अवैध प्रवासी के रूप में चिन्हित किया जाना भी शामिल है। यानी यहाँ पे क्या कहा जाता है, तो ये अवैध प्रवासी हैं, ऐसी घटनाएं कही जाती हैं, जबकि क्या किया गया, तो इनको प्रवासी के रूप में मान्यता दे दी गई। इनके पास यूएनएचआरसी का कार्ड भी है, लेकिन उसके बाद भी क्या किया जाता है, तो इनको कहा जाता है कि अवैध प्रवासी हैं। यह लांछन न केवल समाज में उनके एकीकरण को बाधित करता है, बल्कि उन्हें म्यांमार वापस निर्वासित किए जाने के जोखिम में भी डालता है, जो कि शासन के डर से वहाँ से पलायन कर गए थे। अब इससे क्या होगा, तो यहाँ पे अगर फिर से इनको म्यांमार भेज दिया जाएगा, तो फिर से वही कंडीशन बनेगी। फिर तो जो बचे-खुचे लोग हैं, वो भी समाप्त हो जाएँगे, इनकी जान को खतरा रहेगा, तो वो सारी बातें यहाँ पे की जा रही हैं। अगला बिंदु है निर्वासन का डर। तो कई बार क्या होता है, जो स्थानीय लोग होते हैं, वो इनको धमकी भी देते हैं और कई बार धमकी को सच भी कर देते हैं। ऐसा होता है ना कि अगर 10 बार धमकी दी, तो एक आध बार कोई घटना हो जाती है, जैसे मार-पीट की घटना हो गई। अगर ये दुकान लगा रहे, तो उन दुकान को तोड़ना होगा, तो इस तरीके की वजह से ये लोग और भी डर का सामना करते हैं, भय में रहते हैं। उसके अलावा बात की जा रही है कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर, अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध एवं बाल अधिकारों पर सम्मेलन सहित अंतर्राष्ट्रीय विषय में क्या करते हैं, तो भारत को रोहिंग्याओं को म्यांमार वापस नहीं भेजने को बाध्य करते हैं और अगर इनको फिर से म्यांमार भेज दिया जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वही घटना होगी, फिर से इनके साथ दुष्व्यवहार होगा, क्या होगा, तो इनका मर्डर होगा, कत्ल होगा, फिर इनको भगाया जाएगा, तो वही सारी कंडीशन फिर से बनेगी। हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के संबंध में सरकार के तर्कों को स्वीकार कर लिया है, जिससे निर्वासन को आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मान ली है कि अगर ये रहते तो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं, तो इस वजह से इनको क्या किया जाए, फिर से वापस भेजा जाए, चाहे म्यांमार भेजा जाए, चाहे किसी अन्य देश में जाएँगे, लेकिन यहाँ से भारत से जाएँ। जीवन यापन की जटिल स्थितियाँ। रिपोर्ट में भारत में रोहिंग्या शरणार्थियों की गंभीर जीवन स्थितियों का विवरण दिया गया है, जो असुरक्षित पेयजल, शौचालय या बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के अभाव के कारण झुग्गी जैसी बस्तियों में रहते हैं। अब यहाँ पे आप बात की जा रही है शौचालय के बारे में, उसके अलावा स्वच्छ पानी के बारे में। स्वच्छ पानी तो छोड़िए, इनको पानी मिल जाता है, वही बहुत बड़ी कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे 10,000 20,000 लोग इकट्ठे आते हैं। उसके बाद क्या होता है, तो ये अवैध प्रवासी के रूप में मान्यता मिल जाती है। उसके बाद सारे स्थानीय लोग इनके साथ बदतमीज़ी भी करते हैं, इनको मान्यता नहीं देते या इनके साथ ठीक तरीके से पेश नहीं आते हैं। अब ये लोग जहाँ भी रहेंगे, मान लीजिए क्षेत्र है कोई, यहाँ पे जहाँ पे भी रहेंगे, तो यहाँ पे टॉयलेट थोड़ी ना बनाएँगे यार। यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, कैंप लगा के रहते हैं। कोई पॉलीथीन तान के रहता है, कोई टेंट लगा के रहता है, तो वो लोग कहाँ से जाएँगे यहाँ पे टॉयलेट, बाथरूम बनवाने या स्वच्छ पेयजल की सुविधा करने। तो वो सारी बातें यहाँ पे की जा रही है। वैध यात्रा दस्तावेज़ों के बिना उनका आवश्यक सेवाओं जैसे स्कूल में प्रवेश के लिए आधार कार्ड प्राप्त करना असंभव हो जाता है। जब यहाँ पे इनके पास पासपोर्ट ही नहीं है, तो इनको किस बेस पे हम मान्यता देंगे? इनको किस बेस पे हम स्कूल में पढ़ाएँगे इनके बच्चों को? मान लीजिए ये कोई कंडीशन बनती है, तो इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा? तो फिर ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो जाते हैं, तो वो सारी बातें यहाँ पे की जा रही हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में शरणार्थियों से निपटने के लिए कौन-कौन से कानून हैं। तो यहाँ पे पहला कानून है विदेशी अधिनियम 1946।
इसकी धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार को अवैध विदेशी नागरिकों का पता लगाने, हिरासत में लेने और निर्वासित करने का अधिकार है। उसके बाद पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 इसकी धारा 5 के अंतर्गत अधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 258 एक के अंतर्गत एक अवैध विदेशी को बलपूर्वक हटा सकते हैं। यानी अगर कोई नहीं जाता है तो विदेशी को हम क्या कर सकते हैं, उसको फोर्सफुली जबरदस्ती उसको हम वापस भेज सकते हैं कि तुम्हारा जो वीजा है, जो पासपोर्ट है वो खत्म हो गया, अब निकलो यहाँ से, बहुत हो गया, बहुत घूम लिए, चलो अब जाओ। उसके अलावा विदेशी पंजीकरण अधिनियम 1939 इसके अंतर्गत एक अनिवार्य आवश्यकता लागू है जिसके तहत भारत आने वाले सभी विदेशी नागरिकों, विदेशी भारतीय नागरिकों को छोड़कर, यानी जो एनआरआई होते हैं उनको छोड़ करके दीर्घावधिक वीजा 180 दिन से अधिक पर भारत आने के 14 दिनों के भीतर एक पंजीकरण अधिकारी के समक्ष स्वयं को पंजीकृत कराना होगा। यानी अगर कोई विदेशी आता है, अगर एनआरआई को छोड़ दिया जाए और कोई विदेशी आता है तो इसको कितना 180 दिन से अधिक रहना है भारत में, तो इसको क्या करना पड़ेगा, 14 दिनों के भीतर एक अधिकारी के सामने जाना पड़ेगा और उसको ये बताना पड़ेगा कि 180 दिन से अधिक मैं रहने वाला हूँ, मेरी डिटेल्स ले ली जाए। तो वो बात यहाँ पे की जा रही है किसके अंतर्गत, तो विदेशी पंजीकरण अधिनियम 1939 के अंतर्गत। अगला कानून है नागरिकता अधिनियम 1955। तो यहाँ पे बात की जा रही है, इसमें नागरिकता का त्याग, नागरिकता परिवसान और नागरिकता से वंचित किए जाने संबंधी प्रावधान किए, यानी नागरिकता कैसे लेनी है, उसका त्याग कैसे करना है, उसके अलावा अगर जबरदस्ती नागरिकता छीनने तो उसके भी क्या प्रावधान, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। इसके अलावा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ये क्या करता है, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, ईसाई, जैन, पारसी, सिख तथा बौद्ध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का उद्देश्य रखता है। इसी कानून को लेकर के यहाँ पे शाहीन बाग में बहुत लंबे समय तक प्रोटेस्ट चला था। वही कानून है ये, इस बारे में बहुत लंबे समय तक प्रोटेस्ट चला था शाहीन बाग में। भारत में शरणार्थी होने का दावा करने वाले विदेशी नागरिकों के साथ व्यवहार करते समय सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा अनुपालन हेतु एक मानक संचालन प्रक्रिया स्थापित की है। यहीं तक रखते हैं आज का डिस्कशन। बोलने में जो भी गलती है उसके लिए रियली सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें।